Good morning, students. Today I will start chapter 2 from macroeconomics. The name of the chapter is Some Basic Concept of Macroeconomics. लेकिन उससे पहले हम सब पढ़ेंगे कि स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या है ना। स्कोप का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। हम उसमें किस किस चीज़ की बात करते हैं, मैक्रोइकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड करता है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो जानेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो नेशनल इनकम क्या होता है पहले वो जानेंगे इसमें, और नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है उसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड में क्या हम सबको जानना है? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये भी हम पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, जिसमें हम बात करेंगे जेएम कीन्स ने थ्योरी जो दिया है वो क्या दिए थे, है ना, उसका कॉजेस क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ की बात हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थर्ड पॉइंट में किस चीज़ की बात हम सबको पढ़ना है? तो इसमें है लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं? पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि सामान के बदले सामान दिया जाता था, वहाँ पैसे की बात नहीं करते थे। लेकिन थ्योरी ऑफ मनी में मनी की बात करेंगे, है ना। मनी के आने से वो बार्टर सिस्टम स्किप हो जाता है ना, उसका प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाती है। तो थ्योरी ऑफ मनी में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? रोल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या बात करेंगे? जैसे बजट आता है हर साल, तो उसमें देखेंगे कि सरकार ने बजट में किस चीज़ की फोकस किया है, या उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कैसी कैसी योजना हमारे देश में ला रहे हैं ना, तो हम उसकी बात हम करेंगे। तो वो भी पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट, दैट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल में हम किस चीज़ की बात करेंगे? तो एक बात करेंगे इन्फ्लेशनरी, और दूसरा बात हम क्या करेंगे? डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब प्राइस बढ़ जाता है तो हम सब बोलते हैं इन्फ्लेशन है ना। मार्केट बहुत सस्ती हो जाती है, प्राइस बहुत घट जाती है, तब हम क्या बोलेंगे? उसको डिफ्लेशन। तो ये सब बात हम किस में करेंगे? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है? एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक्सचेंज रेट में क्या हम करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि $1 है, तो $1 को लेने के लिए हमको कितना रुपीस पे करना होगा, है ना, एक्सचेंज करते हैं। तो वही है एक्सचेंज रेट, है ना। उसमें हम करते हैं करेंसी की बात करते हैं, उसमें कितनी पर एक्सचेंज करते हैं दूसरे करेंसी से, तो वो जानेंगे एक्सचेंज रेट में। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या बात करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं ना, क्या ट्रांजेक्शन हुआ हमारे देश में, बाहर से सामान जो आते हैं या यहाँ से जो बाहर जाते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बात हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इतना तो क्लियर हुआ कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो किस चीज़ की हम बात करते हैं, या हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इतना क्लियर हुआ, 6 पॉइंट्स दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम सब मूव करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में कहने का मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ते हैं। तो एक तो पहला पॉइंट हम क्या लिखा हुआ? डिस्क्रिप्शन ऑफ इसमें लिखा हुआ है इकॉनमी। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इकॉनमी का नहीं, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या? पूरी डिटेल से हम अपने इकॉनमी के बारे में जान पाते हैं, पूरे डिटेल से जान पाते हैं ना, इसमें सारी चीज़ की बात हम रखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एक्सेट्रा। फिर थर्ड में हम किस चीज़ की बात हम जानने को मिलता है? नेशनल इनकम क्या होता है, जिसमें जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, हम सारा चीज़ बात करेंगे इस नेशनल इनकम में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हमको पता चल पाता है कि हमारे देश में नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और कैसे होती है, फिर गवर्नमेंट बजट क्या है। ये सारी चीज़ की बातें हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू जान पाते हैं। थर्ड में क्या है? रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, तो इसमें ये भी हमको पता चल पाता है कि हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट क्या हो रहा है,
जिसमें हम सब बात करते हैं ADAS कंजप्शन। ये AD क्या है? दैट इज एग्रीगेट डिमांड। AS क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। और कंजप्शन सेविंग, हम सब कुछ बात करते हैं। तो हमको पता चलता है हमारे इकॉनमी में क्या सेविंग है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई, ये सारी चीज़ हमको जानने को मिलता है किसमें? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू हमको अपने इकॉनमी में जानने को मिलता है इकॉनमी में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम जो बात हम करते हैं कि वह ट्रांजेक्शन क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या हुआ, है ना। तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं कि एक्सपोर्ट इस साल ज़्यादा हुआ है कि इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है, तो सबकी बात हम कर रहे हैं। फिर लास्ट पॉइंट में क्या बता रहा है? प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इसमें हमको ये भी पता चल पाता है कि हमारे देश में पॉवर्टी है क्या, और पॉवर्टी कैसे होती है, और उसमें क्या कहते हैं परसेंटेज कितना पॉवर्टी है हमारे देश में, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ है, वो सारा चीज़ हम सब पढ़ते हैं इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसके थ्रू हमको इतना पॉइंट्स जानने को मिलता है, इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंस में हम रखे हुए हैं। और इम्पोर्टेंस की सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो नेक्स्ट वी विल मूव तो नेक्स्ट हम किस चीज़ की बात करेंगे? गुड्स की बात करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करेंगे। तो गुड्स है क्या? द मटेरियल विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो जो भी मटेरियल जो ह्यूमन वांट्स का नीड का पूरी करती है, सेटिस्फाई करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स। तो गुड्स जो भी हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में किस किस चीज़ की बात करते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है? फाइनल गुड्स, सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स, थर्ड कंजप्शन गुड्स एंड फोर्थ कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में देखेंगे कि ये फाइनल गुड्स कहने का मतलब क्या? इसमें लिखा हुआ है कि दिस आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है? और इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2 पार्ट्स में है फाइनल गुड्स। तो कैसे किए हैं कैटेगराइज? फर्स्ट कैटेगरी में रखे हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, सेकंड में है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये फाइनल गुड्स कहने का मतलब क्या बताना चाह रहा? तो वैसा गुड्स जिसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होना है, मतलब वो बनकर रेडी है और कंज्यूमर उसको यूज़ करने के लिए फाइनल यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं फाइनल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं लकड़ी क्या है? लकड़ी फाइनल गुड्स तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तो चेयर बनेगी, फर्नीचर बनेगा, जब वो बनकर तैयार हो जाता है तब वो कंज्यूमर उसको यूज़ करते हैं ना, तब कहेंगे वो फाइनल गुड्स है। तो लकड़ी अगर से बात हम करें तो क्या है? जस्ट इट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि अभी उसमें प्रोडक्शन होना बाकी है ना। जब बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, फाइनल यूज़ के लिए तैयार हो जाता है, तब उसे कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, तब उसको बोलेंगे फाइनल गुड्स। ठीक है। तो इसमें 2 तरह की बात करते हैं, एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स, दूसरी बात करते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। कहने का मतलब वैसा गुड्स जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं फाइनल, तो वो बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और नेक्स्ट होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो प्रोड्यूसर भी तो फाइनल गुड्स यूज़ करते होंगे, तो वैसा गुड्स जो रेडी है यूज़, फाइनल यूज़ एज अ रेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर है, मशीन से, वो क्या है? वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में ही आएगा। ठीक। हाँ, फाइनल गुड्स में क्या हो जाएगा? ट्रैक्टर है, मशीन से, तो उसमें हम बात करते हैं, ये ट्रैक्टर और मशीन की हम बात करते हैं। तो इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं ट्रैक्टर, मशीन्स। ओके, तो ये बात करेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है। तो इसमें 2 तरह की बात हम की है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं फाइनल, और एक प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर उसको फाइनल यूज़ करता है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये ट्रैक्टर से है या मशीन से, वो यूज़ करके वो फाइनल गुड्स में वो कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनके लिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स ये है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव
दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा? सिंपल, इट इज एक्सपेंडिचर ऑन द कंज्यूमर गुड्स, है ना। बाई हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। करने का मतलब जो कंज्यूमर पर खर्च, जो गुड्स, जो खर्च हम सब कंज्यूमर पर करते हैं उसी को कहेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम कहाँ बात करते हैं? इन्वेस्टमेंट कौन करता है? या कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या यहाँ पर लिखे हैं? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। जैसे इन्वेस्टमेंट क्यों? जैसे ट्रैक्टर की बात हम किए थे, मशीन की बात किए थे, तो वो ट्रैक्टर वो खरीदते हैं या मशीन खरीदते हैं, तो उन ट्रैक्टर और मशीन से वो पैसे जनरेट करते हैं, वो बार बार अगेन वो यूज़ कर पैसे जनरेट करते हैं। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन वो फाइनल है वो, ठीक है। इसमें लिखे हुए फाइनल प्रोड्यूसर और ऊपर में भी लिखे हैं फाइनल कंज्यूमर। तो ये कंजप्शन अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम उसमें बात कर रहे हैं जिसमें कंज्यूमर पर हम खर्च कर रहे हैं, तो दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जहाँ प्रोड्यूसर पर जो खर्च कर रहे हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर दोनों एक्सपेंडिचर को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। इसलिए हम नीचे क्या लिखे हैं? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स में हम किस किस चीज़ की बात करेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी में आता है इंटरमीडिएट गुड्स, दैट इज वेरी इजी। अभी हम क्या बात हम किए थे? जस्ट अपोजिट है फाइनल गुड्स का, ठीक है। फाइनल गुड्स में फाइनल गुड्स जिसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता है ना। अब जैसे कि कॉटन है, तो कॉटन क्या है? फाइनल गुड्स होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स? तो डैट वी विल से इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि कॉटन के अभी तो बहुत चीज़ें बुनना बाकी है। बस धागा बनेगा, वो डाई होने के लिए जाएगा, फिर उससे कपड़ा बनेगा, फिर वो मार्केट में जाएगी, फिर बहुत तरह को उन पर क्या कहते हैं पैकेट उसमें रैपर लगेगा। तो ये सब चीज़ करने में तब वो फाइनल गुड्स में वो रेडी हो जाती है, तब कंज्यूमर उसको यूज़ करते हैं, तब बोलेंगे वो फाइनल गुड्स। कपड़े में तैयार हो गई, उसका मतलब अब कोई उसमें फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो दैट विल बी द फाइनल गुड्स। लेकिन कॉटन क्या है? रुई है, तो उसमें तभी बहुत प्रोसेस होने बाकी है, तो उस कॉटन को क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। इट इज सिंपल बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें कोई डेफिनेशन में आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो इसको ध्यान से सुनो एंड यू विल गेट क्लियर कॉन्सेप्ट फॉर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ओके स्टूडेंट।